नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है ये उनका 5वां बजट है और हर बजट उत्तर प्रदेश को समर्पित था। न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है, न कोई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा इस पर पूरी भूमिका योगी सरकार निभाती है कि बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो या मध्य का हिस्सा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, गांव हो, किसान हो, वो कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। एक बात और, श्रमिक शब्द जिसको किनारे कर दिया जाता तो उसको इस सरकार ने जो कोविड का दौर है उसके बाद अपनी जो एजेंडा है उसमें रखा उन्होंने, और आज स्थिति है कि श्रमिकों को भी बहुत कुछ मिलने जा रहा। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो महत्वपूर्ण लोग हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहन साहब हैं और डॉक्टर रहीस सिंह जी हैं। सिद्धार्थ कलहन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर रहीस सिंह जी अर्थशास्त्री हैं और मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं। आपको सरकार का भी पक्ष मिलेगा और अर्थशास्त्र क्या कहता है ये भी पता चलेगा। शुरुआत भी डॉक्टर रहीस जी आपसे करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिल्ली के इर्द गिर्द किसान बॉर्डर पर आंदोलनरत है। उत्तर प्रदेश का बजट आया है। अगर किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या कुछ खास है, या 4 सालों में क्या करके आए हैं और इस बजट से किस स्थिति में उत्तर प्रदेश की कृषि को हम ले जाएंगे? देखिए रामेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार इस बात की चर्चा की। हम लोगों की अगर हम एक बृहद विश्लेषण करें तो सरकार का पहला बजट किसानों को समर्पित था। तो जाहिर सी बात है, जो सरकार और जो नेतृत्व फर्स्ट डे से अपने अन्नदाता के प्रति समर्पित हो उस पर आप ऐसे सोचे कि वो उसने आज तक उसके लिए क्या किया होगा फर्स्ट डे से। दूसरा, अगर आप देखें तो मातृशक्ति के लिए था, उद्योग के लिए था। तीसरा मातृशक्ति के लिए था, फिर युवा के लिए, और ये समग्र। तो यानी इस बजट में अगर आप देखेंगे तो कृषि में भी अकेले कृषक ना लीजिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र ले लीजिए तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आपको एक प्रकार से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सिंचाई परियोजनाएं होंगी, उसमें बीमा संरक्षण परियोजना होगी, उसमें कोई आपदा आता है उसे संरक्षण करने की योजना होगी, मृदा संरक्षण को लेकर योजना होगी, किसान के लिए नाबार्ड के जरिए जो लोन मिलता है उसकी अनुदान के लिए राशि होगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे कृषि को कैसे उत्पादन में वृद्धि लाई जाए, कैसे कृषि का संरक्षण किया जाए, कैसे किसान के उत्पादन को बाजार के साथ जोड़ा जाए, कैसे किसान को अतिरिक्त मूल्य, उसकी जो उत्पादन पर लागत आई है उससे 1.5 से 2 गुना के बीच अतिरिक्त मूल्य उसको दिलाया जाए, कैसे किसान को 2022 में 2 गुनी आय तक ले जाया जाए, इसकी एक समग्र व्यूह रचना इस बजट में आपको दिखेगी। इसलिए जब ये बात होती है कि जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से ऐतराज करता हूं, आपने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लिए एकत्रित हैं। कौन से किसान हैं? राकेश टिकैत किसान हैं। अगर वो किसान हैं तो मुझे तो लगता है कि जितना मैंने अखबारों में पढ़ा या तमाम मीडिया उसके, तो उनके नाम बहुत ठेके पट्टे हैं। वो हर जगह खनन का उन्हीं को पट्टा उपलब्ध होता है। वो किसान के नाम पर, किसानों के जो उनकी सेंसिटिविटी है, जो उनकी भावना है, उसकी सौदेबाजी करके और अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। वो किसान नहीं है। किसान एक भी आप चले जाइए ग्रामीण परिवेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जितना उसको भरोसा है उसका और कहीं नहीं। वो मोदी और योगी 2 ही शब्द बोलता है। वो कहता है जब तक वो है मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और कभी वो मेरा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो चूंकि ये बजट भी उन्हीं मोदी और मोदी जी का मार्गदर्शन है और योगी जी का नेतृत्व है, तो जाहिर सी बात है ये बजट किसानों की खुशहाली और किसानों की प्रगतिशीलता का बजट है। राकेश टिकैत पर आपत्ति है डॉक्टर रहीस जी को, होनी भी चाहिए कि अगर ऐसे किसान सब हो जाए तो कृषि की दशा और दिशा बदल जाएगी। इसीलिए शायद सरकारें उनकी बात नहीं सुन रही, क्योंकि किसान के रूप में वो चिन्हित नहीं है। चलिए, गांव का जो विकास है कलहन साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव को लेकर के क्या प्रावधान किए हैं कि कैसा गांव हो हमारे उत्तर प्रदेश का, क्या संभावनाएं दिखती हैं इस बजट से? देखिए, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,
जल जीवन मिशन पाइप से पानी पहुंचाने का जो मिशन है, जो परियोजना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में और इसके साथ साथ और भी कई ग्रामीण स्वच्छता को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत का के साथ साथ वह क्षेत्र जो वह लोग जो इससे छूटे रह जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री की अपनी योजना भी चला रखी है, जिसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को मिलता है जो तकनीकी कारणों से आयुष्मान भारत योजना के लाभ की परिधि में नहीं आते हैं। तो इन सब के लिए जो जिस तरह का एलोकेशन हुआ है, देखिए सिंचाई की बात अभी कही डॉक्टर रहीस सिंह जी ने। सिंचाई की जितनी परियोजनाएं हैं, खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में ज़्यादातर परियोजनाएं वो हैं जो सिंचाई से वंचित या खेती के हिसाब से पिछड़े इलाके माने जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र हैं जहां लंबे समय से ये योजनाएं चल रही थी और ये किन्हीं कारणों प्रॉपर एलोकेशन की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो एक तरफ उनकी पहुंच से उनके पूर्ण होने से लाभ किसानों को होगा। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा, ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से पानी का लाभ मिलेगा। आरओ वाटर का जो योजना है, जो मुख्यमंत्री की अपनी अभिनव योजना है, उस योजना का लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां विभिन्न तरह के संक्रामक रोगों का प्रसार सबसे ज्यादा होता रहा है। ग्रामीण जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी क्षेत्र में मुझे लगता है कि कई बार होता यह है कि आप खुद से होड़ करने की स्थिति आती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी में हमारी प्रगति रही है, मुझे अब ये बजट इस तरफ ढकेल रहा है उस विभाग विशेष को कि अब आपको प्रतिस्पर्धा करनी है और कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मामले में भी हमें देश भर में नंबर बनाना है और सबसे ज्यादा मकान बना के देने हैं। तो ये इस होड़ का एक लाभ जो है, वो बड़ी आबादी जो ग्रामीण हमारी है उसको लाभ मिलेगा। कुछ समय पहले भी हम लोग जब एक बार यहाँ चर्चा कर रहे थे तो ये बात सामने आई थी कि इसका लाभ गांवों में इस तरह से मिलता था कि पहले एक सुनिश्चित राशि, एक सुनिश्चित क्षेत्रफल में एक खास तरह के एक मॉडल का डिजाइन पर मकान बनता था। अब उससे ये होगा कि ग्रामीण आबादी को जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान अपनी इच्छा अनुसार अपने हिसाब से मकान बनाने का लाभ मिलेगा। तो सिंचाई, दवाई, सड़क, सारी चीजों का एक ये बजट में समग्र विकास को समर्पित जिस बजट की बात कही गई है, तो गांव का समग्र विकास कैसे हो इस दिशा में। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है, सबसे ज्यादा उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नौजवानों को मिल सकता है, क्योंकि उस योजना का जो पूरा खाका है, उस खाके में सबसे ज्यादा लाभ शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के उन नौजवानों को मिलेगा जो छोटे छोटे पूंजी के साथ अपना रोजगार शुरू करके और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहेंगे। बिल्कुल, यानी उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं, जिसकी बात सिद्धार्थ कलहन साहब कर रहे थे कि सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, तो गांव से लोग भागेंगे नहीं। कम से कम जो गांव छोड़ के पलायन हो रहा था वो रुकेगा। युवा शक्ति को काम देने की बात हो रही, रोजगार देने की बात हो रही। तो इन बजट के माध्यम से जो पैसा जाएगा गांव तक, वो शायद गांव की तस्वीर निकट भविष्य में आपको बदली दिखे। हालांकि बहुत सारी चीजें बदल भी चुकी हैं। कोविड के दौर में डॉक्टर रहीस जी, बहुत चर्चा हुई श्रमिकों की, और उत्तर प्रदेश सरकार ये एक तरीके से सफल मानी जाती है कि पूरे देश का जब मॉडल प्रस्तुत किया जाता है तो कहा जाता है कि श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया। बजट के लिहाज से देखें तो क्या काम दिख रहा है? रामेन जी, मैं थोड़ा एक चीज और बोल दूं। अभी जो ग्रामीण उस पे आया था, तो उसके बाद में, क्योंकि उससे श्रमिक तो जुड़े हैं सीधे। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बजट में गांव के लिए क्या है, हर गांव डिजिटल, हर घर को जल से नल, हर हाथ को काम, हर पंचायत में विकास भवन और सामुदायिक विकास भवन जिसको बोलते हैं, हर गांव में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय यानी स्वच्छता, और हर गांव में एक वो जिम खोलेंगे ओपन, जिसमें ग्रामीण युवा जो हैं अपना खेल कूद की तरफ प्रेरित हो, अपना स्वास्थ्य मोबाइल चलाते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे देखें ना, तो गांव
की तस्वीर अब बहुत अधिक बदलने वाली है। जो आप पलायन की बात करें तो पलायन क्यों करता था? क्योंकि गांव में वो चीज नहीं थी, शहर में थी। यहाँ जिम कल्चर था, किसी से कह दो तो गांव में नहीं था, तो अब उसको मिलेगी। अब ये जो आपने इसमें श्रमिकों की बात करी है, ये पहला ऐसा बजट है जिसमें एक बड़ी राशि श्रमिकों के लिए एलोकेट हुई है, श्रमिकों के कल्याण के लिए। क्योंकि हम पहले भी इस बात की शायद जिक्र कर चुके हों कि जब हमारा श्रमिक और जो कर्मकार यूपी लाया गया कोविड के दौर में, तो ये एक बड़ा प्रश्न था कि वहां वो किन परिस्थितियों में था कि हम उसे वापस लाए। बिल्कुल, उसका रोजगार छिन चुका था, वो जीविका के लिए यानी उसके सामने एक संकट पैदा हो गया था, क्योंकि उसको राशन नहीं मिल रहा था, उसको भरण पोषण के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा था। तब मुख्यमंत्री जी ने रेलवे मंत्रालय को भी लिखा और रेल वहां से उपलब्ध कराई गई और फिर बड़े पैमाने पर लोग लाए गए। अब सवाल ये था कि जब ये आ रहे हैं तो ये करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहला काम ये किया कि घर पहुंचाने के साथ साथ ही मेडिकल चेकअप, उनका जो स्किलिंग है उसकी मैपिंग करा लो कि भाई कौन क्या काम करता था, कौन राजमिस्त्री था, कौन बढ़ई का काम करता था, कौन लोहार का काम करता था, कौन, यानी आप उनका एक कैटेगराइज कर लो। दूसरा, आप देखिए कि उसी दौर में क्या हुआ कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर या अन्य जो इंडस्ट्री है वो देखो बंद तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसको फाइनेंस उपलब्ध कराया जाए। तो आज तक आप सोचिए करीब करीब 60,000 करोड़ के आसपास उनको बैंक जो है वो वित्तीय सपोर्ट दे चुके हैं। उनको जब आप शुरू कराओ, तो जब इंडस्ट्री शुरू हुई तो उससे कहा भाई आपको जो लेबर है आप मांग लीजिए, हम आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे। तो हम जब सिंगल देखेंगे तो मात्रा भले छोटी हो जाए लेकिन आप देखिए हम बैंक के जरिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, हम नाबार्ड के जरिए कृषि को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप यहां भी कृषि में रोजगार पा जाएं। हम मनरेगा का बजट हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को दोगुना करने के लिए भेजा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनरेगा में रोजगार दे सकें। और इसके साथ साथ एमएसएमई, ओडीओपी, इनको और बूस्टअप किया जाए, प्लस मत्स्य पालन यानी जो कृषि के अलाइड क्षेत्र हैं उनमें इनको हम समाविष्ट कर सकें। तो आप अगर बजट को इस तरह से खंड खंड में देखेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, मत्स्य पालन के लिए, गो संवर्धन के लिए, एमएसएमई के लिए, ओडीओपी के लिए, तो ये राशि एक बहुत बड़ी हो जाएगी। और उस दृष्टि से श्रमिकों का जो कल्याण और उनकी जीविका की गारंटी, ये दोनों एक साथ आपको उसमें सुनिश्चित होते दिखेंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर बजट को कृषक श्रमिकों की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही उनके लिए एक न्यायपूर्ण बजट रहा, न्यायप्रिय बजट है, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सीधे अपने संरक्षकत्व में उसके लिए प्रावधान करवाए। कलन साहब, बहुत बात हो रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बड़ा काम कर रही है। इस बजट के लिहाज से अगर देखते हैं हम, क्या संभावनाएं दिखती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहली नज़र में अगर जैसे ही कोई बजट को देखेगा तो बड़ा साफ नज़र आता है। और चूंकि इतना हेफ्टी एलोकेशन, इतना भारी भरकम एलोकेशन है कि सीधे सीधे कहा जाता है कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित है, पूरी तरीके से उसको गति देता हुआ है। आप देखें, अलग अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे, इन सबको मिलाइए करीब 11,500 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे के लिए है। इसके साथ साथ आप मेट्रो परियोजनाओं के लिए देखिए, 2 हमारी मेट्रो परियोजनाएं कानपुर और आगरा, जो इस, और गोरखपुर, और दूसरा कौन सा है, बलिया लिंक है। नहीं, मेट्रो परियोजना एक गोरखपुर है, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर और वाराणसी। इन दोनों के डीपीआर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये हो गया आपका मेट्रो के लिए। फिर उसके बाद अगर आप एक्सप्रेसवे पे आए तो 2 एक्सप्रेसवे हमारे जो बुंदेलखंड और वहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि तीनों पर कम तेजी के साथ चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने है शायद अगले महीने, उसके लिए निर्माण एजेंसी वगैरह का चयन शुरू होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए सबसे ज्यादा फंड की आवश्यकता थी, चूंकि एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 7,200 करोड़ रुपए का, तो एक बड़ी रकम जो है उसके लिए, जो जमीन अधिग्रहण के लिए दी गई। आप देखें कि किस फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है बजट को। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली के सैचुरेशन को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण देश का एयरपोर्ट बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी क्षमता को, उसके
विस्तार के लिए भी अभी से प्लानिंग की गई है और 2000 करोड़ रुपए जेवर एयरपोर्ट के लिए दिया गया है। दूसरा वो एयरपोर्ट, आज खुशी की बात है कि आज कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए ने परमिशन दे दी है। उड़ान वहां से मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है कि उड़ान वहां पर शुरू हो जाएगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होने जा रहा है, वो जिस तरीके से अयोध्या विश्व के पटल पर उभरा है और अयोध्या के लिए जिस तरह से लोगों का, पैसेंजर का ट्रैफिक बढ़ने वाला है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, तो उसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भव्यता प्रदान करने के लिए और उसका बड़े पैमाने पर बनाने के लिए 101 करोड़ रुपए जो श्री राम एयरपोर्ट को दिए गए हैं। एक बड़ा बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर के। और इसके अलावा मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा, देखिए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की बात जो मैंने कही, इन सब के साथ जब एक्सप्रेस वे का जाल होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो रेल के ढुलाई के साधन होंगे, सड़क का बेहतर जाल, इन सब के साथ इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि इंडस्ट्रीज को लगने के लिए लैंड बैंक की जो जरूरत होगी। इस बजट में, इससे पहले भी, बजट से पहले भी मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि एक्सप्रेस वेज के दोनों तरफ लैंड बैंक औद्योगिक गलियारे का निर्माण होगा। इस बजट में इस बात का प्रावधान है कि जो निष्प्रयोज पड़ी हुई सरकारी संपत्तियां हैं, उन सरकारी संपत्तियों पर निजी सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता से, यानी पीपीपी मॉडल से औद्योगिक पार्क डेवलप किए जाएंगे। और शुरुआत हो रही है जिनके लिए 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है कि कताई मिल, जो उत्तर प्रदेश की स्पिनिंग मिल है, जिसका मुझे याद है कि 2006 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब लिक्विडेशन की बात चल रही थी। आज तक उस पर आगे काम नहीं हो पाया। तो अब उस जमीन पर औद्योगिक पार्क बनेंगे। काफी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है, उस जमीन पर औद्योगिक पार्क बनेंगे, औद्योगिक इकाइयां लग सकेंगी। अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो आपके लिहाज से बड़ा काम। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मेरी समझ में सभी क्षेत्रों को छुआ गया है, लेकिन सर्वाधिक जो पुश मिला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार वर्ष भर कुछ न कुछ चीजें चलती रही हैं और बजट ने उसको, जैसे कहते हैं ना, कि एक भारी वजन जो है वो उसको दे दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर रहीस जी, उत्तर प्रदेश की युवा के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं? और क्या एक शिक्षा की बात आती थी कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो उसको लेकर के भी क्या कुछ प्रावधान किए गए? देखिए रामेन जी, युवा, मातृशक्ति, किसान, ये मुख्यमंत्री जी के जो विकास विजन के 3 मेन पिलर हैं। सोशल उसको जो टच करते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा सिद्धार्थ जी अभी बात कर रहे थे, कनेक्टिविटी का है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 3 मेन पिलर हैं उनके भावात्मकता के उस स्तर पे, तो उसके लिए प्रावधान होगा। जो हम शुरुआत करते हैं बजट के ठीक पहले शुरू हुई अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से। अभ्युदय योजना देखिए अपने आप में बहुत एक विराट और बहुत ही एक सेंसिटिव योजना है। कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको तब महसूस किया था जब कोटा में फंसे हुए कुछ बच्चे थे और वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने वीडियो शेयर कर रहे थे, ट्वीट, ऐसा लग रहा था कि बेचारे वहां से वो नहीं निकल पाएंगे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने एक संरक्षक के तौर पर उतनी ही वेदना अपने अंदर महसूस की जितने उनके गार्जियन महसूस कर रहे थे। और इसी तरह से आप प्रयागराज में देखें, उनको घर तक भिजवाया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये विचार किया था कि हमारा युवा, आखिर हम इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, हम जब कंपटीशन की तैयारी करते जाते हैं तो हम दर ठोकरे खाते हैं। पैसा नहीं होता है, गार्जियंस के बाद कुछ जमीन बेच देते हैं, कुछ घर बेच देते हैं और वो दिल्ली में या तमाम जगहों पर उसे पढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म इसका दें। तो आप देखिए, ये अभ्युदय योजना और उसका बजट में पूरी तरह से उल्लेख है। चूंकि उसका जो आवंटन है वो अलग से नहीं किया गया, क्योंकि वो समाज कल्याण विभाग प्लस शिक्षा सबको वो करेक्ट कर रहा है। लेकिन सभी विद्यार्थियों को जो मेरिट के आधार पर होंगे उनको एक टैब दिया जाएगा, ताकि कोविड काल में आपने देखा होगा ई लर्निंग का जो एक अपरिहार्यता जो उपजी है वो। इसके अतिरिक्त आप देखें, बेसिक शिक्षा के लिए स्कूलों का कायाकल्प से लेकर जो मॉडर्नाइजेशन और जो चल रहा था उसके लिए एक बड़ा एलोकेशन है माध्यमिक शिक्षा के लिए और इसी प्रकार के उच्च शिक्षा के लिए। प्रत्येक उसमें आप देखें नई कितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं,
मेडिकल एजुकेशन में जाएंगे तो हर आप जिले के स्तर पर एक मेडिकल एजुकेशन विद्यालय बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जी, मेडिकल कॉलेज। तो ऐसी स्थितियां अगर आप समग्रता में आएंगे तो चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, एकेडमिक एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए आपके ये इस प्रकार के संस्थान हो, समग्र इस बजट में समाविष्ट हैं, जिनके अलग अलग एलोकेशन हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी तो युवा के साथ हर क्षण हर कदम पर उनके सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, और वो कहते भी हैं कि आप परिश्रम करें, मेहनत करें, जो आपको आवश्यकता है वो मुझे बताएं, हम पूरी करेंगे। कलान जी, बड़ी बात होती है कि जब बात राजनीति की बात आती है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अगर अल्पसंख्यकों के लिहाज से इस बजट को देखें तो क्या दिखता है आपको? देखिए, अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की बात हो या मदरसे के आधुनिकीकरण की बात हो, सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत उनके विकास की बात हो, इन सब क्षेत्रों में पिछले बजटों को अगर हम उठाकर देखते हैं तो एलोकेशन बढ़ाया ही गया है। मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर अब तक होता ये रहा है कि एक बड़ा चैलेंजिंग काम है जिसको हर सरकार हर बजट में करती रही है, लेकिन एक बड़े फंड की जरूरत है। तो इस बार के बजट में 479 करोड़ रुपए इस काम के लिए सैंक्शन किया गया है। तो जितने गवर्नमेंट एडेड यानी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं, इन मदरसों के आधुनिकीकरण का काफी हद तक काम उसके साथ जो है वो पूरा हो जाएगा। और जो मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसके तहत जो है 598 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे वह क्षेत्र जहां पर अल्पसंख्यकों की घनी आबादी है, उस आबादी में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, इन तमाम चीजों पर फोकस तरीके से, यानी कि योजनाओं में कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है कि नहीं, उसका कोई वो नहीं है। अब देखिए, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति का वो है 829 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। तो आप देखें कि मुझे जहां तक याद पड़ता है 2016-17 या 2017-18 के बजट में जो डिमांड ही आई थी 604 करोड़ रुपए की, तो 829 करोड़ रुपए का अगर व्यवस्था की गई है तो इसका मतलब ये है कि हर पात्र छात्र को जिसकी जो भी पात्रता रखता है उस पात्र छात्र को चलते डॉक्टर रईस जी से कर लें, जो सांस्कृतिक केंद्र हैं अपने और पर्यटन को किस तरीके से सरकार दोनों को लेकर आगे बढ़ रही है? समय कम है, जल्दी नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक सीधा विजन है और आप सब उससे परिचित भी हैं कि जो हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो धरातल है वो हमारे जीवन का आधार है, हमारे संस्कारों का आधार है, हमारे पुरुषार्थ का आधार है। इसलिए अगर हम उसे समृद्ध नहीं करते हैं तो फिर हमें आगे और ज्यादा चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन हम उन सभी को संस्कृति से जोड़ें, उन सभी को पर्यटन से जोड़ें, ताकि बड़े पैमाने पर हमारी यह विरासत वैश्विक स्तर पे कनेक्ट हो और उससे जो लोग आए यहाँ पर उसका निवेश हो, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। तो हम संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में एक साथ बड़े पैमाने पर आने वाले समय में, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो चित्रकूट हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, आप देखेंगे आने वाले विंध्याचल धाम हो, आने वाले समय में इनका कायाकल्प हो जाएगा और वो कायाकल्प जो है एक बड़े पर्यटन निवेश के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ जो है बड़े पैमाने पर आएंगे। तो अभी तक क्या था, हमारे यहाँ देखिए श्रद्धालु आते थे, जैसे अयोध्या में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते थे और आकर के वो चले गए, लेकिन वो धार्मिक पर्यटक नहीं होते थे। अब नया रूप दिया जा रहा है धार्मिक पर्यटन के लिए। देखिए, जो भी सरकारें आती हैं उनका लक्ष्य होता है कि जो भी प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कि लोगों की जो जीवन है वो बदले और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक आय मिले, लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, इनके अवसर बढ़े। चौथे, ये 5वां बजट है और हर बजट में, जिस तरह डॉक्टर रईस जी ने बताया, हर बजट पे स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ रही है। जाहिर है कि आपके जीवन बदलेगा, आपका गांव बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, आपके लोग बदलेंगे और उत्तर प्रदेश बदलेगा। इस अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कलान साहब, डॉक्टर रईस जी, आपका बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश बदले, इसकी चिंता हम लोगों को भी करनी चाहिए। आपको पुनः नमस्कार, आभार।